बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लेक्चर डेटा लिंक लेयर की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। हमने डेटा लिंक लेयर में देखा था कि डेटा लिंक लेयर हम होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन या नोड टू नोड कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम इस लिंक लेयर का इस लिंक लेयर को हम कंसिडर करते हैं और विद इन द नेटवर्क ना। इसमें हमने फ्रेमिंग देखी थी कि फ्रेमिंग बेसिकली क्या करते हैं, जो नेटवर्क लेयर से जो डेटाग्राम आता है उसको इनकैप्सुलेट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू हेडर एंड टेलर, और चेक सम को मेंटेन रखने के लिए, कैरेक्टर काउंट को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर फ्लैग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इस बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। हमने एरर कंट्रोल मेथड अभी रिसेंट लेक्चर में देखा है। इस मेथड हमने देखे हैं। चेक सम मेथड हो गया, पैरिटी चेक मेथड हो गया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हो गया, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। आज इस लेक्चर में हम फ्लो कंट्रोल को देखेंगे। फ्लो कंट्रोल मैंने जैसे बताया था कि रिसीवर साइड पे डेटा को रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है, जो बफर होता है, वो लिमिटेड होता है। यानी लिमिटेड स्पीड होती है उसकी रिसीवर की डेटा को प्रोसेस करने की, और डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी मेमोरी में, वो भी लिमिटेड होती है। तो सेंडर के लिए ये एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि रिसीवर किस स्पीड से डेटा को रिसीव करेगा, और फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डेटा आपका ट्रांसमिट होता है। जब सेंडर को पता चल जाता है कि रिसीवर किस स्पीड से डेटा रिसीव करेगा और क्या उसका बफर है, तो फिर आपका क्या होता है, डेटा सेंड होता है। वरना ऐसा अगर नहीं हो तो क्या होगा, सेंडर भेज रहा डेटा, रिसीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है इसको होल्ड करने की, तो क्या हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल ख़राब हो जाएगा और डेटा आपका फ्रेम आपके लॉस होना शुरू हो जाएंगे। इससे अगर स्पीड ज़्यादा है सेंडर की 20 Mbps है लेट्स सपोज, और रिसीवर जिस स्पीड पे डेटा रिसीव कर रहा है वो 10 Mbps है, ज़्यादा बात है, वो ज़्यादा डेटा जा रहा होगा, ज़्यादा स्पीड से जा रहा होगा, वो डेटा आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, फ्रेम समझ लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स दो कैटेगरी में ब्रेक हुए हैं। पहले तो है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये है नॉइजलेस चैनल के लिए, और अगर नॉइजी चैनल है तो फिर स्टॉप एंड वेट एंड एक्नॉलेजमेंट रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। ARQ क्या है, एक्नॉलेज रिपीट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। बहुत सिंपल वे में लेके चलूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेक्चर कवर हो जाएगा। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल नाम से पता चल रहा है कि बस एक यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। डेटा जाता है सेंडर के थ्रू और रिसीवर तक पहुंच जाता है। कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, कोई इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं होता, कोई एरर कंट्रोल नहीं होता, बस आपका डेटा एक डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, सही। तो फ्लो कंट्रोल बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि सेंडर डू नॉट कंसर्न विद एनी एक्नॉलेजमेंट। कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती रिसीवर की कि रिसीवर को डेटा पहुँचा है, कि वेदर द डेटा रिसीव्ड और नॉट। सिंपल आप ये कह सकते हैं, सिंपल आपने डेटा लिया, फ्रेम्स में भेज दिया। ठीक है, आगे नेटवर्क लेयर में स्टॉप, मेरे ख्याल में समझ आ गया, वो सिंपल आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, यहीं से पता चल रहा है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होगा, एट अ टाइम एक एक फ्रेम जाएंगे। ठीक है, यूनि डायरेक्शन का, इसमें भी यूनि डायरेक्शन होगा, लेकिन उसमें फ्लो कंट्रोल हो रहा होगा। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि एक फ्रेम गया, जब तक आपके पास रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक दूसरा फ्रेम सेंडर की तरफ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इधर सेंडिंग और रिसीविंग टेक प्लेस एट वंस, यानी या तो सेंडर डेटा भेजेगा या तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट करेगा। एक वक्त में एक काम होगा, दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते। सिंपल इसका मतलब ये है। तो दोनों में फ़र्क क्या हो गया, दोनों में फ़र्क क्या हो गया, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है सिंपल प्रोटोकॉल में, और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट होगी, पहला फ्रेम जाएगा, एट अ टाइम फ्रेम जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, मल्टीपल फ्रेम नहीं जाएंगे, एक वक्त में एक फ्रेम जा रहा होगा। सही है, एक फ्रेम गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से आई, फिर दूसरा फ्रेम गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आई। तो इस तरह पैटर्न बन रहा होगा, आगे देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, रूल कुछ देख लेते हैं कि सेंडर एक पैकेट भेजेगा और दूसरा पैकेट उस वक्त तक नहीं भेजेगा जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाए प्रीवियस पैकेट की, या उस वक्त नेक्स्ट पैकेट भेजेगा जब तक, यानी नेक्स्ट पैकेट उस वक्त भेजेगा जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा। तो सेंडर के लिए तो रूल ही है, रिसीवर के लिए कि वो रिसीव करे डेटा को, कंज्यूम करे, जैसे ही कंज्यूम कर ले तो एक्नॉलेजमेंट कर दे, बस ये रूल है। ठीक है, वो जैसे कि डेटा आपने भेजा पैकेट्स में और एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से आई, फिर दूसरा पैकेट आपने भेजा, यानी अगर इसको हम जीरो कह देते हैं, जीरो स्टार्ट लेते हैं हम, ये नंबर सपोज कर लें, फ्रेम्स आपके नंबर्स हैं, जो जीरो नंबर आपने पहले फ्रेम को दे दिया, ये रिसीव हुआ। अब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इसकी, तो फिर अब दूसरा फ्रेम जाएगा यहाँ से,
फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फिर आपका तीसरा फ्रेम जाएगा, इस तरह ही कंटिन्यू होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है, पहली प्रॉब्लम तो ये होगी, इसमें ड्रॉबैक समझ लें कि अगर डेटा यहाँ लॉस हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट आएगी नहीं, यानी डेटा बीच में सेंड होने मतलब जब सेंडर से डेटा जा रहा था उस वक्त ही रास्ते में क्या हो गया, कुछ करप्ट हो गया डेटा आपका, तो क्या होगा, रिसीवर को डेटा मिलेगा नहीं। रिसीवर को डेटा नहीं मिलेगा तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए डेटा के लिए वेट करना होगा। सही है। दूसरा नुकसान क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगी। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, जैसे मैंने एलेक्स बोला कि यहाँ पर मैं क्रॉस लगा नहीं रहा, अब सपोज करने क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ क्रॉस लगा दिया मैंने, अब क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ क्रॉस लगा दिया, डेटा यहाँ जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो सेंडर दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डेटा चला तो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो अब तो दूसरा फ्रेम सेंड नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त रूल ये है कि सेंडर जो है उस वक्त तक दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा जब तक पहले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। तो अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम होगी। सही, तो ये इसमें बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिले एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, डिले एक्नॉलेजमेंट ये तो मतलब ये समझ लें कि हर चीज़ का एक टाइम होता है भेजने का। जिस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट होनी थी उस टाइम पे नहीं हुई, उससे थोड़ी डिले में हो गई, यानी समझ लें टाइम आउट इसमें कंसिडर किया जाता है, यानी टाइम आउट होता है ये एक पूरा टाइम आउट होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस टाइम तक आपको डेटा की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, यानी इस टाइम तक अगर डेटा रिसीव नहीं होगा तो फिर अगर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगी, यानी लेट्स सपोज यहाँ एक्नॉलेजमेंट आनी थी, नहीं आई, डिले करके आई रिसीवर की तरफ से, अब ये समझेगा सेंडर कि ये एक्नॉलेजमेंट किसी दूसरे फ्रेम की है, लिखा हुआ एज ए रिजल्ट इट माइट बी रॉन्गली कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ, हाँ, रॉन्गली कंसीडर्ड दिस एक्नॉलेजमेंट ऑफ सम अदर डेटा, ये एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है। सही है, तो क्या रॉन्गली कंसीडर करेगा, क्योंकि जिस टाइम पे इसको जिस टाइम पे पहुंचना था उस डेटा को एक्नॉलेजमेंट पहुंचनी थी उस टाइम तक नहीं आई, तो इसका मतलब अब डिले के साथ आ रही है, इसका मतलब ये किसी और फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, इसको आगे डिटेल में आप एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, स्टॉप एंड वेट ARQ यानी एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट एक्नॉलेज रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, सेम है इसमें। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपका डेटा रीट्रांसमिट किया जाता है टू, बट देखा भाई स्मॉल डिफरेंस क्या है इसमें, द सेंडर रीट्रांसमिट द ओरिजिनल फ्रेम आफ्टर नॉट रिसीविंग द डेटा एट द सर्टेन टाइम टिल द सर्टेन टाइम। क्या हुआ इसमें देखते हैं, जो आपके पास ये वाला जो प्रोटोकॉल था, इसमें बस ये कि स्टॉप एंड वेट। ठीक है, यानी जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक दूसरा फ्रेम जाएगा ही नहीं। सही है, ख़त्म हो गया मामला, आगे डेटा सेंड ही नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ना ये मॉडिफाइड है, ये इस प्रोटोकॉल का मॉडिफाइड नॉइजली चैनल में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल है। इसमें ये होता है कि अगर तो पर्टिकुलर टाइम तक डेटा रिसीव नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती सेंडर की रिसीवर की तरफ से, क्योंकि एक्नॉलेज कौन करेगा, रिसीवर करेगा, तो वो कुछ टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस फ्रेम को जो जिसकी एक्नॉलेजमेंट आनी थी उस फ्रेम को दोबारा ट्रांसमिट कर देगा, रीट्रांसमिट द ओरिजिनल फ्रेम लिखा हुआ है, सेंडर रीट्रांसमिट द ओरिजिनल फ्रेम आफ्टर नॉट रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, अब समझते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज सेंडर ने डेटा भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गई विद इन द टाइम आउट, तो सही है, एक्नॉलेजमेंट वक्त से पहले आ गई। ठीक है, ये तो परफेक्ट हो गया, ये केस तो परफेक्ट है। पी वाला केस देखते हैं, ये ए है और ये बी समझ लें। डेटा भेजा, करप्ट हो गया, गया ही नहीं रिसीवर तक, क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो कि नॉइजलेस चैनल का था, उसमें क्या होगा कि दूसरा फ्रेम जाएगा ही नहीं जब तक पहले की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, सर्टेन टाइम आउट तक वो वेट करेगा दूसरा फ्रेम, अगर दूसरा फ्रेम नहीं, ये प्रोटोकॉल वेट करेगा, ये प्रोटोकॉल ARQ स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या करेगा, दोबारा से उस
फ्रेम को भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब समझ लें, अगर पहला फ्रेम करप्ट हो गया तो टाइम आउट तक वेट किया, सही। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही टाइम आउट पूरा हो जाएगा, टाइमर होगा, उस टाइम तक अगर नहीं डेटा रिसीव होगा तो उसके बाद क्या करेगा, दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा उसी फ्रेम को, और जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो फिर उसके बाद दूसरा फ्रेम भेजेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, सी में ये है कि आपका अल्लाह भला करे डेटा पहुंच तो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो वही टाइम आउट तो वेट करेगा, उसके बाद दोबारा से उसी फ्रेम को भेज देगा। चौथा क्या है, फ्रेम पहुंच गया, एक्नॉलेज भी हो गया, लेकिन डिले आ गया, टाइम आउट के बाद रिसीव हुआ, तब भी दोबारा फ्रेम को भेजेगा। तो बस ये है इसमें। ड्रॉबैक क्या है इसमें, ड्रॉबैक ये है कि आपके पास जो बैंडविड्थ है, लेट्स सपोज उसमें 1000 डेटा पैकेट्स की कैपेसिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक एक फ्रेम करके भेज रहे हो, तो आपके पास परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है, इसका मतलब आपकी ये एक डिसएडवांटेज है इसका, यानी एक एक करके फ्रेम भेज रहे हैं आप। देखें, ये प्रोटोकॉल में आप वेट तो कर रहे हैं, रिसीव एक्नॉलेज नहीं हो रहा, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से जब एज सून आपका ये टाइम जो है ये पास हो जाएगा, यानी रेंज से बाहर हो जाएगा जो आपका स्पेसिफिक टाइम आउट है, तो फिर क्या होगा, दोबारा से वो फ्रेम जाएगा। लेकिन जा तो एक ही फ्रेम रहा है ना, लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी एक बैंडविड्थ की फ्रेम की कैपेसिटी 1000 है, आप एक एक करके फ्रेम भेज रहे हो, कितनी पुअर यूटिलाइजेशन होगी, और दूसरा टाइम भी बहुत लगेगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि आपके पास लिखा हुआ भी है 1 फ्रेम एट अ टाइम बैंडविड्थ वुड नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होगी, और बैंडविड्थ की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक हो गया। अच्छा विंडो, ये अच्छा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इसी के प्रोटोकॉल है आपके पास, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ की ही प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, ये समझ आ गया, कोई दोनों बाकी समझ आ जाएंगे। इसमें होता है कि मल्टीपल फ्रेम एक साथ भेजे होते हैं, बस सिंपल मैं अगर वे में समझाऊँ, उसमें एक एक करके फ्रेम भेजते हैं, इसमें मल्टीपल फ्रेम भेजे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, यानी मल्टीपल फ्रेम कैन बी सेंड एट अ टाइम, बट इट इज़ बेस्ड, जो फ्रेम की जो नंबर ऑफ फ्रेम है जो कि सेंड होने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि विंडो का साइज़ क्या है। ठीक है, और हर फ्रेम को हम एक नंबर दे रहे होते हैं, सीक्वेंस नंबर होते हैं, अगर ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में होता है नंबर्स। ठीक है, विंडो साइज़ ये बता रहा होता है कि कितने फ्रेम जाएंगे, बस ये ध्यान में रखें। अगर विंडो साइज़ 3 है, इसका मतलब एट अ टाइम 3 फ्रेम जा सकते हैं, 5 है एट अ टाइम 5 फ्रेम जा सकते हैं, 6 है एट अ टाइम 6 फ्रेम जा सकते हैं। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज ये है, अब इसको समझिएगा, फ्रेम साइज विंडो साइज 2, यानी एट अ टाइम 2 फ्रेम आपके जा सकते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट, यानी आप रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, इसमें आपको रिसीव मतलब एक एट अ टाइम का मतलब ही यही है कि एक साथ 2 भेज लेंगे, भेज दिए, सही है। अब क्या होगा, भेजने के बाद लेट्स सपोज ये आपके पास फ्रेम्स हैं, फ्रेम को हमने एक नंबर के तौर पर ट्रीट करना है, यानी ये पहला फ्रेम है 0 नंबर, दूसरा फ्रेम 2 1 2 3 4। अब होगा क्या, अच्छा सबसे पहले तो आपने 0 और 1 भेज दिए, तो 0 1 जैसे जाएंगे तो स्लाइडर आपका कहाँ, स्लाइडर जो होगा वो स्लाइडर इस बॉक्स के तौर पे 1 0 पे आ जाएगा, यानी फ्रेम जा चुके हैं, एक्नॉलेज नहीं हुए अभी तक, एक्नॉलेज नहीं हुए। अब क्या होगा, 0 आपका एक्नॉलेज हो गया, 0 आपका एक्नॉलेज हुआ, अब आपने 2 भेज दिया, यानी जैसे ही 0 एक्नॉलेज होगा इस सेंडर को, तो आपने दूसरा भेज दिया, यानी अब स्लाइडर उठ के कहाँ आ जाएगा, 0 से 1 पे आ जाएगा, या 1 2 पे स्लाइडर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, पहले स्लाइडर 0 1 पे था, लेकिन जैसे ही 0 आपका वो हो गया, एक्नॉलेज हो गया, तो अब स्लाइडर उठ के 1 पे चला जाएगा, मतलब स्लाइडर 0 1 से 1 2 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है ना, ये बता रही है कि 0 आपका एक्नॉलेज हो चुका है और सेंड भी हो चुका है, सेंड और एक्नॉलेज दोनों हो चुका है। अब स्लाइडर आपका 1 2 पे आ चुका है, स्लाइडर विंडो कहते हैं। तो अब 1 2 को देखेंगे, अच्छा 2 जो है वो आपका सेंड हुआ है, अभी एक्नॉलेज नहीं हुआ, यानी अब स्लाइडर कहाँ 2 पे आ गया, पहले 0 1 पे था, अब 1 2 पे आ गया, तो 2 आपने सेंड कर दिया, इसका मतलब अब 1 की एक्नॉलेजमेंट हुई। 1 की एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि इसका मतलब 1 पे से स्लाइडर अब हट जाएगा, 1 में से जैसे स्लाइडर हटेगा तो अब स्लाइडर उठ के कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। ठीक है, 3 पे आ जाएगा।
तो अब 0 1 से अब 0 1 पे सेलेक्टर नहीं है, 2 3 पे है, यानी 0 1 सेंड भी हो गया और एक्नॉलेज भी हो गया। अब क्या रहेगा, 2 3 रह गया। इसी तरह अब जैसे ही 2 यहाँ पर जो होगा, 2 का जैसे ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो ये सेलेक्टर 3 से 4 पे आ जाएगा। तो इस तरह आपका डेटा ट्रांसमिट होगा था। सही है। गो बैक एंड ARQ में होगा कि लेट्स, अच्छा गो, अभी इसी को समझ लें, गो बैक एंड ARQ इसी से लिंक हुआ हुआ, सेम वही बातें लिखी हुई हैं इसमें। बट इसमें एक चीज़ और भी जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये है कि सेंटर विंडो साइज़ जो है वो बता रहा होता है कि कितने आप कंसेक्यूटिव फ्रेम्स भेज सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फ्रेम इज़ नॉट रिसीव्ड बाय द सेंडर विद इन एग्रीड टाइम, जो भी एग्रीड और रिसीव टाइम होना चाहिए था, तो क्या होगा, आफ्टर द टाइम आउट ऑल द फ्रेम विद इन द विंडो विल स्टार्ट टू रीट्रांसमिट। ठीक है, जो आपकी इस विंडो, लेट सपोज, अब इसको समझते हैं यहाँ से समझते हैं। लेट सपोज अब मैंने ये फ्रेम का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स 10 हैं, ठीक है, और विंडो साइज़ भी बढ़ा दी। विंडो साइज़ मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 4 रखा हुआ है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ मैंने, यहाँ लिख दिया विंडो साइज़ जो है वो आपके पास 4 है। ठीक है, तो 4 आपके पास क्या है, विंडो साइज़ है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसका मतलब 4 का मतलब क्या है कि एट ए टाइम में कितने फ्रेम भेज सकता हूँ, 4 फ्रेम में एट ए टाइम भेज सकता हूँ। ये बात समझ आ गई। तो मैंने वही काम किया, फिर 4 फ्रेम एक साथ भेज दिए। ठीक है, अब 0 की एक्नॉलेजमेंट आई, अब 4 जाएगा। इसका मतलब स्लाइडर अब 1, पहले तो कहाँ था आपके पास स्लाइडर पहले आपके पास स्लाइडर 0 1 2 3 पे था, अब 1 2 3 4 पे आ जाएगा। अब आपने 4 भेज दिया, जैसे 0 की एक्नॉलेजमेंट आई, उसके बाद 1 की एक्नॉलेजमेंट आई, आपने 5 भेज दिया। सही है। उसके बाद क्या हुआ, 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। लो जी, 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, यानी जैसे आपने 5 भेजा ना, तो यानी 2 की एक्नॉलेजमेंट जैसे आगे 2 में से स्लाइडर हट जाएगा, 3 4 5 6 पे चला जाएगा। मैंने बॉक्स करके दिखाया अभी ये। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, नहीं टेक्निकली क्या होना चाहिए था, स्लाइडर को 3 से उठ के 4 पे आ जाना चाहिए था, यानी इस तरह बन जाना चाहिए था 7 6 5 4, इस तरह स्लाइडर आपका हो जाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन नहीं हुआ। अब होगा क्या, इट स्टार्ट टू रीट्रांसमिट द ऑल फ्रेम्स इन द करंट विंडो। दोबारा से जितने जहाँ से आपका लॉस हुआ है ना, यानी 3 से लॉस होना शुरू हुआ है, 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, 3 से दोबारा सेंड करना शुरू कर देगा। देखें 6 के लिए आना था, मतलब अब क्या हुआ, जैसे 2 का है तो 6 भेजा उसने, तो 6 विंडो के अंदर आ गया। 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, 7 पे जाना था उसको, लेकिन नहीं आई एक्नॉलेजमेंट, तो अब क्या होगा, 3 से दोबारा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी दोबारा से 3 से डेटा जाना शुरू हो जाएगा, जबकि 3 जा चुका था पहले, यानी 3 4 5 6। तो ये इसमें डिसएडवांटेज होता है जो कि आपका इनकाउंटर होता है इस सेलेक्टिव रिपीट ARQ में। आखिरी टाइप है सेलेक्टिव रिपीट ARQ में। क्या होता है कि जो लॉस फ्रेम होते हैं ना, सिर्फ वही दोबारा रिट्रांसमिट होते हैं, बाकी जो रिसीव बफर जो होते हैं, जो एक्यूरेटली, जो परफेक्टली आपके रिसीव और एक्नॉलेज हो चुके होते हैं, वो दोबारा से रिट्रांसमिट नहीं होते बाय द हेल्प ऑफ द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। कैसे करते हैं, आ जाए। अच्छा, इसमें क्या हुआ, वही काम लिया हमने, वही काम किया। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, यानी अब इसका जो वो था, क्या कहते हैं, ये जो था, ये स्लाइडर विंडो यहीं अटक जाएगा। सही है। अब होगा क्या, 2 की एक्नॉलेजमेंट चूँकि नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 तो रिसीव हुआ, 2 रिसीव नहीं, यानी स्लाइडर आगे मूव नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है, यानी स्लाइडर आगे मूव नहीं करेगा। तो ये भाई साहब क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये करेगा कि 3 की एक्नॉलेजमेंट करवा देगा, यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करवा देगा। क्या करवा देगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट करवा देगा। सही है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जैसे ही करवाएगा, तो इसका मतलब सेंडर को पता चल जाएगा कि 2 की एक्नॉलेजमेंट आनी थी, लेकिन 2 की रिसीव नहीं हुई, गलत एक्नॉलेजमेंट आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ
डेटा की एक्नॉलेजमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, टू को आना चाहिए था, टू नहीं आया, इसका मतलब टू सही सेंड हुआ ही नहीं। तो वो सिर्फ टू को दोबारा भेज देगा और दोबारा से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर देगा, अगले वाले से स्टार्ट कर देगा। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये आपके पास होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन थी, देखें, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, सही है। एक चीज़ थी मैंने मिस कर दी, जब 4 फ्रेम रिसीव हुए तो पहली एक्नॉलेजमेंट जीरो की तरफ से आई तो आपने 4 सेंड किया, उसके बाद 1 की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आई तो आपने 5 सेंड किया। ठीक है, अब 3 की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इनकरेक्ट था, 2 आपको दोबारा आपने सेंड किया इसको, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, 2 जैसे ही सेंड हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जैसे कि आपने 3 की एक्नॉलेजमेंट करवाई, इसका मतलब कि आपके पास 2 इनकरेक्ट था, यानी 2 सही रिसीव नहीं हुआ, 2 आपने दोबारा भेजा। इसके बाद आपने क्या किया कि 4 की एक्नॉलेजमेंट करवाई और फिर आपने 6 भेजा। ठीक है, तो फिर 5 आप पहले भेज चुके थे, मैंने 5 मिस कर दिया था यहाँ पर। तो एक छोटी सी करेक्शन थी, आई थिंक समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।